नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1864 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। तब से लेकर युद्ध पर जितनी भी पुरानी फिल्में बनी हैं, उसमें एक तस्वीर रेड क्रॉस के बक्से की होती ही थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और फिर दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते मानवतावादी मदद का काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप से होने लगा। बहुत से संगठन ऐसे हैं जो पेशेवर रूप से इस काम को करते हैं। इसलिए करते हैं कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सरकारों और सेना के अत्याचार के शिकार और विस्थापित लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। आमतौर पर हम मदद करने को कपड़ा और खाना बांटने तक ही समझते हैं, मगर इसके संसार में भी अनेक कहानियां हैं, अनेक रूप हैं। इसके अपने नियम हैं, विवाद भी हैं। जब खालसा एड नाम का संगठन बांग्लादेश पहुंचकर रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करने लगा तो दुनिया को अच्छा भी लगा और भारत में इन्हें ट्रोल भी किया गया, यानी भद्दी बातें कही गई कि कुछ लोग यह याद दिलाने से नहीं भूले कि एक सिख संगठन कैसे मुसलमानों की मदद कर रहा है, जबकि सिख धर्म गुरुओं और मुसलमानों के इतिहास का एक हिस्सा खूनी भी रहा है। बहरहाल ट्विटर और फेसबुक पर इन्हें भी आतंकवादियों का समर्थक बता दिया गया, इतना कि खालसा एड को सफाई देनी पड़ गई। कोई 10 दिन पैदल चलकर म्यांमार सीमा पर पहुंचा हो, वहां से नाव से बांग्लादेश पहुंचा हो, उसके घर उजड़ गए हो, बच्चों के पास पीने के लिए दूध ना हो, वो जरूर आतंकवाद को फैलाने के लिए तो इतना जोखिम नहीं उठाया होगा। इसे देखने का एक नजरिया मानवतावादी भी हो सकता था, मगर टीवी और मीडिया, राजनीतिक क्षेत्र में इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से ही ज्यादातर देखा गया। लेकिन इंसानियत का नजरिया पीछे छूटता चला गया। खालसा एड के लोग बांग्लादेश पहुंचकर 50,000 लोगों की मदद करने में जुट गए, खाना खिलाने लगे। जब ट्विटर पर एक महिला ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान जाकर सिखों की भी मदद करेंगे जिन्हें जजिया देना पड़ता है, वैसे पाकिस्तान में जजिया लगने का कोई प्रमाण तो है नहीं, फिर भी इस तंज पर खालसा एड ने भी व्यंग्य के लहजे में जवाब देते हुए कहा कि हम न सिर्फ सिख बल्कि 2005 के भूकंप में और 2009 के स्वास्थ्य संकट में भी हिंदुओं की मदद कर चुके हैं। खालसा एड का कहना था कि रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति बहुत ही खराब है। जिस वक्त रोहिंग्या को बसाने या भगाने की बात हो रही थी, खालसा एड उनकी भूख की चिंता कर रहा था, दवा की चिंता कर रहा था, भावनात्मक सुरक्षा की चिंता कर रहा था। जरूरत है कि हम इन मानवतावादी संगठनों की भूमिका को भी ठीक से समझें। 28 अक्टूबर 2010 का बीबीसी पर सौतिक विश्वास का एक लेख है, आप देखिएगा। इस लेख में बताया गया है कि 1943 में भारत में जब अकाल पड़ा और बंगाल में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत तक अनाज पहुंचने की तमाम कोशिशों को धीमा कर दिया, रोक दिया। उल्टा भारत से चावल का उस वक्त निर्यात किया गया। चर्चिल ने सक्रियता नहीं दिखाई और बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मर गए थे। इसलिए मानवतावादी मदद की अहमियत को राजनीतिक विवाद से अलग हटकर देखना और समझना चाहिए। आप भले ही किसी समुदाय के बारे में कुछ भी राजनीतिक नजरिया रखते हो, रखिए, लेकिन किसी संगठन, किसी मुल्क का असली इम्तिहान यही है कि संकट के वक्त प्यासे को पानी कौन पिलाता है, भूखे को भोजन कौन देता है। 2015 में सीरियन बच्चा आयलन कुर्दी तुर्की के द्वीप पर जब मिला और इसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी तो हंगामा मच गया। पूरी दुनिया ने सीरिया के संकट की गंभीरता को समझा और अपनी अपनी सरकारों की तरफ देखा कि आप क्या कर रहे हैं। एक बच्चे की लाश इस तरह से नदी के किनारे पड़ी हुई है। इसी तस्वीर को देखने के बाद मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी के सिख रिफ्यूजियों की मदद के लिए आगे आए। वियना का एक सिख समुदाय है, सिख हेल्प, ऑस्ट्रिया के बैनर तले रिफ्यूजियों को रेलवे स्टेशनों पर खाना उपलब्ध कराने लगा। आप सोच सकते हैं कि जिस आईसिस को लेकर दुनिया भर में दहशत हो, वहां पर ये मानवतावादी संगठन मदद पहुंचाने चले गए। शरणार्थियों को लेकर घरेलू राजनीति दुनिया भर में प्रभावित होती रहती है। जर्मनी में एंजेला मार्केल चौथी बार तो जीत गईं, मगर तुर्की और ग्रीस से लाखों की संख्या में आए शरणार्थियों को मदद देने या शरण देने को लेकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी एंजेला पीछे नहीं हटी और इसका लाभ उठाकर दक्षिणपंथी ताकतों ने जर्मनी में अपना काफी विस्तार किया है। शरणार्थियों को लेकर हमारी समझ इतिहास से कट गई है। इस सब के बीच आपको एक घटना की याद दिला दें, जिसके लिए 18 मई 2016 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में औपचारिक तौर पर माफी मांगी। 1914 की इस घटना को कामागाटा मारू के नाम से जाना जाता है। तब समुद्री जहाज में आए 376 लोगों को वैंकूवर के बंदरगाह से वापस लौटा दिया गया। इनमें से अधिकतर लोग सिख समुदाय के थे। जहाज में बैठे कनाडा के सिर्फ 20 नागरिकों और एक डॉक्टर और उसके परिवार को ही जहाज से उतरने दिया गया। बाकी सबको जहाज समेत वापस लौटा दिया गया। यह जहाज 2 महीने तक बंदरगाह पर खड़ा रहा और अंत में
कनाडा की सेना ने उसे वहां से वापस जाने को मजबूर किया। जितने समय यह जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहा, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा और इसकी वजह से कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी की काफी आलोचना हुई। यह जहाज अंत में भारत लौटा और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों के मुताबिक जहाज में सवार 19 यात्रियों को अंग्रेज सरकार के आदेश पर गोली से मार दिया गया और बाकी को बंदी बना लिया गया। इस जहाज के यात्रियों के वंशज तब से ही कनाडा सरकार से औपचारिक माफी मांगने की मांग करते रहे हैं, जो अंत में जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगकर पूरी की। कनाडा में आज सिख समुदाय की आबादी करीब 5 लाख है। रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत से निकालने के लिए राजनीतिक बहस जारी है। मामला अदालत में पहुंच गया है। सरकार इन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, मगर भारत के ही नागरिक खालसा एड संगठन के बैनर तले इनकी मदद करने बांग्लादेश पहुंचते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी में यौन हिंसा का विरोध करने पर एंटी नेशनल कहा जाने लगा है, तो सोचिए जिन लोगों को सरकार सुरक्षा के लिए खतरा मानती हो, उनकी मदद के लिए कोई संगठन मानवता के आधार पर सेवा करने पहुंच जाए तो उसे क्या क्या नहीं कहा गया होगा, और कहा ही गया है। इन सब के बीच खालसा एड जैसे संगठन काम कैसे करते हैं, उनका क्या क्या अनुभव रहता है मदद से जुड़े विवादों को लेकर, हम इस पर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ अमरप्रीत जी हैं और उनके बगल में जीवन ज्योत सिंह हैं। अमरप्रीत खालसा एड के भारत में डायरेक्टर हैं और एकदम किनारे पर नीली पगड़ी में आप मनप्रीत जी हैं और आप भी भारत में यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आप दो, अमरप्रीत और जीवन ज्योत, आप लोग बांग्लादेश गए थे। अमरप्रीत जी, हम जो अखबारों में रिपोर्ट देख रहे हैं वहाँ की स्थिति के बारे में, मैं थोड़ा सा आपसे उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ कि क्या आपने देखा जब वहाँ पर पहुँचे और क्यों आपको लगा कि इस तरह के लोगों की इस वक्त मदद करनी चाहिए, इन्हें लेकर विवाद कुछ भी हो, नजरिया कुछ भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हम ये सोच के गए थे कि जैसे न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि वहाँ पे ऐसे हालात हैं, कोई मुस्लिम्स कम्युनिटी को ऐसे अत्याचार किया जा रहा है तो उनको ज़रूरत है कुछ। तो जैसे हमारी हिस्ट्री रही है खालसा एड की, 99 में हमने स्टार्ट किया था ये ग्रुप। तो कहीं पे भी कोई डिजास्टर आए, कहीं पे कोई जंग लगे, या इराक है, सीरिया है, लेबनान, कहाँ पे भी कहीं पे भी पूरी दुनिया में कुछ हो तो हम जाते हैं। तो हम 2 लोग असेसमेंट करने के लिए निकले थे कि वहाँ पे हालात देख के आए। हमने वीज़ा लिया, तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें जाके ऐसा लगा कि मीडिया तो कुछ दिखा ही नहीं रही एक्चुअल में, क्योंकि मीडिया में दिखा रहे थे 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। जब हम पहले दिन वहाँ पे पहुँचे तो मेरे ख्याल 3 लाख के करीब वहाँ पे लोग थे। एक ही कैंप वहाँ पे टेकनफ में कैंप था, वहाँ पे ही कुतुपालंग एरिया, कुतुपालंग में ही तकरीबन 1.5 लाख लोग वही कैंप में था। तो हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम जो प्री असेसमेंट करके निकले थे कि इतने लोग हो गए, हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही हमारी कैलकुलेशंस ऑपोजिट निकली। तो सेकेंड डे हमने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने वो पॉइंट ढूंढा कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक आइलैंड है, शाहपुरी आइलैंड, वो आइलैंड पे हमने पहुँच की। तो हम पैदल चल के वहाँ पे आइलैंड पे पहुँचे, तो किश्तियों से लोग समुद्र पार करके बर्मा से वहाँ पे पहुँचे। पैदल चले होंगे आप? 2 किलोमीटर हार्डली। 2 किलोमीटर? हाँ जी, वहाँ तक 2 किलोमीटर से पहले गाड़ी जाती थी, गाड़ी को वहाँ पार करके पैदल निकले। तो वहाँ से किश्तियों से लोग आते थे। तो हमने देखा कि जब लोग आ रहे हैं उनके पैर में चप्पल नहीं है। एक एक दिन का बच्चा हमने देखा, उनकी वीडियो बनाई कि यार ये बच्चों की क्या हालात है, इनको खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है। हमने काफ़ी मिशंस किए और पानी की बोतलें बांटी, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि एक एक सिप पानी की क्या कीमत रखती है। हमने एक बोतल में से 10 लोगों को पानी पिलाया, और जिंदगी, एक बोतल में से 10 लोगों को पानी पिलाया, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट इतनी थी। क्योंकि जो लोग थे वहाँ पे कोई रिलीफ ही नहीं पहुंचा रहा था। क्योंकि जब वो जैसे हमने पूछा उन लोगों से कि आपको कितने दिन हो गए वहाँ से आए हुए बर्मा से, तो कई कहते थे कि हम पहाड़ों के नीचे छुपे हुए थे, कई लोग कहते थे कि हम अपनी जान बचा के जंगलों में छुपे हुए थे। फिर उसके बाद हमें किश्ती मिली, किश्ती में बैठ के आज 10 दिन बाद यहाँ पे पहुंचे। कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की तो यहाँ पे आधे घंटे में पहुंच गए। 10-10 दिन, 15-15 दिन भूखे रह के, तो हमने इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्स। आपके यहाँ, आप अभी हिंदुस्तान में किस शहर से हैं? पंजाब? मैं पटियाला से। पटियाला से? तो हाँ। पटियाला में माँ बाप ने नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ? माँ बाप को अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। काफी टाइम से, पिछले 4-5 साल से हम मिशन कर रहे हैं इंडिया में। कहीं पे भी कुछ हो तो जाते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंका भी जाके हैं फ्लड्स में।
वहां भी हो गया। हाँ, नेपाल भी गए थे, श्रीलंका भी गए थे। जीवन ज्योत, आप बता सकते हैं जब आप लोग वहां पहुंचे और लाखों लोगों को देखा वहां पर, 1.5 लाख 2 लाख, थोड़ा और डिटेल बता सकते हैं कि वो किस हालात में थे? देखिए, हम ये सुनते हैं कि वो बुरे हालात में थे, लेकिन पता नहीं कि वो बुरे हालात क्या थे और किस तरह से थे। हम जब पहले वहां पहुंचे थे तो हालात तो बुरे, तो बदतर हालात थे, बुरे भी नहीं थे वो। तो हम कह सकते हैं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कह सकते हैं हम उसे। जैसे इन्होंने बताया, खा पी रहे थे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि नंगे पैर, तन ढकने को कपड़ा नहीं, एक दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा और 7 दिन का बच्चा हमने देखा था, जो माएँ लेके वहां से बॉर्डर से, शाहपुरी आइलैंड से यहाँ टेकनफ तक पहुंचते हैं। तो एक विलेज है वहां पे, मुंडू, वहां से वो बोट हायर करते थे और यहाँ तक आते थे। तो कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास पैसा था, जो टाइम पे निकल आए तो वो था, जिन्हें एकदम से आना पड़ा तो उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। और क्या था कि वो हम फिर यहाँ से शाहपुरी से मुंडू तक गए और उनके लिए बोट्स हायर की हमने। कुछ 50-60 के करीब जो वहाँ पे रिफ्यूजीज थे वहाँ थे, जिनमें छोटे बच्चे थे और मैक्सिमम जो थी वो फीमेल थे। तो हालात तो आपको बता रहे हैं कि एक ही बोतल में से 10 लोगों ने पानी पिया, खाना खाया। इमरजेंसी फूड के तहत हमने उनके लिए वेफर्स थोड़े से और छोटे जो केक्स आते हैं, पैकिंग आती है, हम वो खरीद के। आपके अलावा और कोई वहां पर संगठन नहीं था? मतलब हमारे अलावा कुछ लोग जो लोकल लोग थे वो हेल्प कर रहे थे उनकी। लेकिन जैसे हम गए तो हमने उनसे बात की लोकल लोगों से, और उन्होंने फिर हमारे साथ लग के हमने उनके लिए सारा सामान परचेज किया। हमने नियर बाय मार्केट से हमने सारा सामान लेके आए हम। और फिर वहां पे जहाँ पे ट्रांजिट पॉइंट था, जहाँ बोट आके रुकती थी, वहां पे हमने पानी पिलाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, छोटे छोटे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन का बच्चा, आप सोच सकते हैं, उसे पानी तो नहीं पिला सकते, लेकिन हमने देखा जब उसे एक दिन का बच्चा, तो एक हमारे इट वाज चिल्स एक्चुअली। तो मैं आप बता नहीं, वो यहाँ पे हम कैमरा पे या लिख के किसी चीज पे नहीं बता सकते। लोग आपकी तरफ देख के टूटे होंगे जब आप पानी लेकर पहुंचे होंगे या बिस्किट लेकर पहुंचे होंगे। सर, हम तो जैसे सामान परचेज किए, हमने तो यही सोचा था कि चलो पानी उनको बॉटल्स दे देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतने मिशंस किए हैं, ट्रक के ट्रक पानी की बॉटल्स बांटी हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू थी ना पानी की, हमको कईयों ने ट्रोल किया कि आप सिर्फ पानी पिलाने पंजाब से वहाँ पे क्यों चले गए, सिर्फ पानी पिलाने के लिए गए थे। तो जो पानी की वैल्यू वहाँ पे थी ना, तो जो हमारे धर्म ने सिखाया कि शरबत का भला, जिसको भी कुछ भी ज़रूरत है खाने की या पीने की, वो उनको देना है। और एक्चुअल में ज़रूरत वहीं पे थी, वहाँ पे वैल्यू पता चल रही थी कि पानी क्या होता है, पानी की कीमत क्या है। सो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ऐसा चल रहा था कि हमारी टीम कल ही यहाँ पे पहुंच जाए और 50 लोगों की, और इतना काम करें इन लोगों के लिए जो इनको जरूरत है उनको पिला दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वीजा का प्रोसेस था दूसरी टीम का, वो डिले हो गया था थोड़ा। लेकिन जो खासकर जो औरतें थी, उनकी क्या स्थिति थी? कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, सब ऐसे खुले में लोग थे? नहीं, डॉक्टर्स वगैरह, क्योंकि ये इशू काफी पुराना चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन IOM करके इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेडिकल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही थी वहां पे। उन्होंने हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके सारी एम्बुलेंसेज उन्होंने हायर की हुई थी। तो जैसे हमें भी कोई केस पता चलता था मेडिकल, क्योंकि हम भी सब कुछ नहीं कर सकते थे, हम 2 लोग थे पहले, तो हमने उनको कॉल किए था, भी ये मेडिकल केस यहाँ पे है, आप एम्बुलेंस भेजिए, तो वो हॉस्पिटल ले जाते थे। तो अलग अलग टीम अलग अलग लेवल पे काम कर रही थी, लेकिन हमारा फोकस यही था कि कोई भूखा ना सो सके। जिसको जरूरत है खाने की, जिसको जरूरत है पीने की, कई दिनों के भूखे थे। हाँ, 10-10 दिन का। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास कपड़े ही नहीं थे पहनने को। सर, हम तो यहाँ पे ब्रांडेड चाहते हैं कि हम ये ब्रांड का डालें, ये करें, हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन वहां पे जाके पता चला कि यार अपना बॉडी ढकने को उनके पास कपड़ा नहीं है। बच्चों के 99% किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, और सभी लोग 10-10 दिन 12-12 दिन आ रहे थे। और एक सिचुएशन ऐसी बताना चाहूंगा कि हमने न्यूज में सुना था, हमको कहीं ने पूछा वहां पे ऐसा इशू चल रहा है, लेकिन कहते थे कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, यही न्यूज आ रही थी, वहां पे अत्याचार हो रहा है। तो हमने एक लड़के को वहां पे मिले, उसका हाथ यहां से काटा हुआ था, 2 हिस्से थे, उसने पूरा शिकंजा बना के ऐसे तारों से तार यहाँ पे बांध के अपना हाथ ऐसे बांधा हुआ था। मेरे पास क्लिप भी है, उसका इंटरव्यू भी है। मैं मतलब कैमरे के सामने इसलिए बता रहा हूँ, हाथ काट दिया था लोगों ने, काट दिया था वहां पे। वो अपनी जान बचा के कैंप में बैठा था। हम उसको खाना देने गए तो उसने बताया लोकल लैंग्वेज में, तो हमने जो ट्रांसलेटर था उसने बताया कि इसका हाथ ऐसे काटा है। बिल्कुल 2 पार्ट्स हो चुके थे। मतलब ऐसे कई लोग थे, लेकिन हमारा फोकस था कि हम इनको जो शरबत का भला, हमारी
कम्युनिटी ने हमें दिया है, हमारे गुरुओं ने हमें मैसेज दिया कि आपने सभी का भला करना। तो हम वही मैसेज लेके सभी को खाना खिलाने गए थे, पानी पिलाने गए थे कि कोई भूखा ना सो सके। दैट्स एक जो पूरी धारा यहाँ बहस की चल रही थी कि इनमें से ये सुरक्षा के लिए खतरा है और ये कोई बहुत निर्दोष लोग नहीं हैं, जिस तरह से बर्मा की सरकार कहती है। अब तो कहने लगे कि अब तो मैं अखबारों में देख रहा था कि हिंदुओं को भी मारा है रोहिंग्या आतंकवादियों ने, लेकिन बहुत पहले खबर आ गई थी कि करीब 1000 के करीब हिंदू वहाँ से विस्थापित हुए हैं। तब बर्मा को नज़र नहीं आया कि उन्होंने मारा। उन्होंने सोचा हो कि हिंदुस्तान में ऐसी राय बन रही है तो हिंदुओं को मारने का डेटा दे दो ताकि सारा हिसाब बराबर हो जाए। सर देखो भी पॉलिटिकल जो भी गेम है, ये जो पॉलिटिकल बंदे एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंटेलिजेंस सर्विसेज कहती हैं कि इनसे हमें खतरा है इंडिया में, तो वो प्रूफ के साथ उनको बाहर निकाल सकती है। हम कौन सा उनको वहाँ पे वीज़ा देने गए हैं या हम लैंड प्रोवाइड करने गए हैं वहाँ पे भी, हाँ आप इंडिया आ जाओ। हम तो भूखे को रोटी खिलाने गए हैं, ये हमारा फर्ज है। हम नहीं देख सकते किसी को भूखा। इंडिया में कितने प्रोजेक्ट हुए हैं, असम, चेन्नई, मणिपुर, मुजफ्फरनगर राइट्स, सहारनपुर राइट्स, गुजरात फ्लड्स, असम फ्लड्स, कहीं पे भी, जम्मू कश्मीर और लातूर में कुछ सोखा पड़ा, सभी जगह गए हैं। जहाँ पे ज़रूरत है हम जाते हैं। 99 से काम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में 18 मिशंस कर चुके हैं, कहीं पे भी कुछ आया वहाँ पे पहुंचे। जीवन कोई ऐसा तो कोई किस्सा होगा जिसमें लगा हो कि आप बचाना चाहते थे, बचा नहीं पाए उन लोगों? बचाना चाहते थे ऐसा तो कोई किस्सा नहीं था सर। हाँ। कि ऐसा था कि क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे आ रहे थे भूख प्यास से थे और हमने अपनी तरफ से पूरी इसी चीज की कोशिश की कि कोई 10-15 लोग कितने लोगों का खाना खिला पाए होंगे? तो बहुत लोग तो तरसते भी होंगे कि इतने लोगों को मिल गया, बाकी हाँ, को नहीं मिला। हमारा मेन मोटिव था सर कि जैसे ट्रांजिट कैंप बताया आपको, एक एरिया पे ट्रांजिट था। हाँ। तो कुछ लोग पहले विस्थापित हो चुके थे कैंप्स में, तो ऐसा था उन तक एड पहुंच रही थी, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो सब एड पहुंचा रहे थे। हमारा मेन फोकस था कि जिस पॉइंट पे वो उतर रहे हैं, हमें पता था कि वो 3-4 दिन 5 दिन से कुछ खाए नहीं है, तो हमने उसी को टारगेट किया। पहले उसको टारगेट किया, फिर हमारे जो लोकल कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, जो लोकल हमारे साथ वॉलंटियर्स थे, उनसे बातचीत करके ये हमें पता चला कि अब जो मूवमेंट है रिफ्यूजीज की वो थोड़ी कम हो गई है। तो हमने अगले दिन फिर किचन जो है लोकल वहाँ पे एरिया में शिफ्ट कर दिया। हाँ, लोकल कैंप में नहीं शिफ्ट किया हमने, लोकल एरिया में। हमें इनिशियली तो हमें स्पेस नहीं मिल पाई, हमारा कोई बेस नहीं बन पाया इनिशियली, 1 आध दिन पहले। तो हमने किसी के घर पे खाना बनाया, हमने फूड पैकेट्स बनाए और उसी आइलैंड पे गए जहां से हमने रेस्क्यू वहाँ लोग मदद कर रहे थे, अपना घर खोल दिया कि आप बनाए। आप गए, दूसरे देश से गए हैं लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये खुश हो रहे थे कि आप इंडिया से, पंजाब से चल के यहाँ पे आए हो। मतलब एक इंसानियत के नाते सिर्फ 2 लोग यहाँ पे आए और आप 25,000 50,000 लोगों के खाने की कमिटमेंट कर रहे हो। आप कैसे करोगे? आपके पास बर्तन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, खाना कहाँ से? आप 2 लोग मिलके 25,000 50,000 लोगों के खाने का कमिटमेंट कर रहे थे? हाँ, हमने किया, डिलीवर कर चुके। आज हमारा 10वां दिन है, लंगर चल रहा है वहाँ पे। 25,000 लोग रोज का खाना खा रहे हैं। अभी भी 10 लोगों की टीम वहाँ पे काम कर रही है। हम 2 लोग वापस आए हैं, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं। हमने वहाँ पे तो बनाता कौन है इतना सारा खाना? सारे लोगों को पहले 2 दिन हम दोनों ने खुद बनाया। और क्या बनाया आपने? हमने वो खिचड़ी नहीं होती, पुलाव टाइप जो खिचड़ी होती है, आपने खुद ही बना दिया? हाँ, हमने खुद बनाया। हमें आता था, हमने बना लिया, एक्सपीरियंस था। क्योंकि काफी डिजास्टर्स में, नेपाल में जैसे भूकंप आया था, 45 दिन 3 टाइम का खाना हमने खालसा एड की तरफ से डिलीवर किया। 2 टाइम का खाना, 1 टाइम की चाय। तो काफी पैसा लगा होगा 25,000 लोगों को खिलाना। हाँ, मैंने आपको बताया ना, जैसे 2 दिन काम किया ना, उसके बाद अवेयरनेस आनी शुरू होगी कि एक सिख ऑर्गेनाइजेशन खालसा एड के नाम की वहां पे लंगर चला रही है। तो जो लोकल कम्युनिटी थी, बांग्लादेशी पीपल थे, उन्होंने हमें ईमेल्स के थ्रू अप्रोच करना शुरू किया। हमारे ऑफिस से फोन आने लगे कि वो आपको सामान देना चाहते हैं क्योंकि आप बना के खिला रहे हो, सूखा नहीं दे रहे। क्योंकि काफी लोग थे कि वो सूखा पैकेट चावल का, चाय का ऐसे दे रहे थे, तो उनके पास चूल्हा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो बनाएंगे कैसे? लेकिन हमारे दिमाग में जो जनता होती है, नहीं हमारे कॉन्सेप्ट है, तो हम तो इसकी आवाज कभी सुनते नहीं हैं। हमेशा सरकारों की आवाज सुनाई देती है, प्रवक्ताओं की, लेकिन आज सिर्फ 2 लोग पहुंचे हैं और बांग्लादेश की जनता आपके पीछे पहुंच गई है ना? सर, उन्होंने डिलीवर किया। अभी कल एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई बंदा आया, तो उसने तकरीबन मेरे ख्याल 25 बोरी चावल की हमें डोनेट की कि आप बना के खिला रहे हो इसलिए। और उसने अपनी फेसबुक पे लिखा कि ये पंजाब से, इंडिया से आके ये काम कर रहे हैं, हमको बना के खाना खिला रहे हैं, गर्म खाना खिला रहे हैं। तो हमारा जो लंगर का कॉन्सेप्ट था, इंडिया से भी लोगों ने इसी तरह से मदद की होगी आपको?
इंडिया से सर नो डाउट काफ़ी मदद आ रही है, क्योंकि जो हमारी टीम्स हैं पंजाब की, दिल्ली की, सभी जगह की, उन्होंने अवेयरनेस कैंप गुरुद्वारों में लगाने शुरू किए, मार्केट्स में लगाने शुरू किए कि हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है कि आप सपोर्ट कीजिए। तो इंडिया लेवल पे भी काफ़ी सपोर्ट आ रही है, तो ठीक चल रहा है। मनप्रीत जी, यहाँ अभी आप सहारनपुर मुजफ्फरनगर दंगों में भी आप लोग गए थे। मैं थोड़ा सा जानना समझना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इतिहास नहीं जानते। जैसे आप शरबत का भला कह रहे हैं तो उसका मतलब नहीं समझते हैं। शरबत का, हाँ, शरबत, हाँ? इंटायर शरबत मतलब पूरी दुनिया, हाँ? दुनिया का भला, वो शरबत है ना। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शरबत का भला क्या आप कह रहे थे। पर ये जो बार बार लोग कहते हैं कि जैसे ट्रोल जब होने लगा आप लोगों को लेके कि आप एक मुसलमानों की मदद करने के लिए गए हैं, और वो गुरु तेग बहादुर जी का लोग इतिहास बताने लगा। आप थोड़ा सा बताएंगे कि अक्सर ये लेकर मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखता हूँ कि एक तरह से वो र्यूमर चलता रहता है, उसको लेकर एक नफरत की भावना फैलाई जाती है। क्या वो इतिहास आपको रोक नहीं रहा था कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए, जैसा इस तरह से आजकल सांप्रदायिक जहर लोगों में बोया जा रहा है? सर, अगर हम ये ना करते तो शायद कहीं ना कहीं अपने ऊपर धिक्कार होती कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने किसी और धर्म के लिए अपनी प्राण त्याग दिए थे, और आज एक और धर्म मुश्किल में है और आज उनके सिख हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, तो शायद हमको ज्यादा दुख होता। हाँ? जी देखिए, ये आपकी व्याख्या, कितनी खूबसूरत व्याख्या कि उन्होंने किसी धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की, और आप कैसे बैठे रह सकते हैं दूसरे धर्म के लोगों मेरे को लगता है कि हम शर्मसार हो जाते हैं कि कहाँ, मतलब वो हमको मिलेंगे कभी तो वो कहेंगे तुम क्या करने गए थे, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट करके आया था मैं एक, कि तुमने धर्म नहीं देखना। और अगर हम धर्म देखना शुरू कर दें सर, तो हम सेवा नहीं कर सकते, और अगर हमने सेवा करनी है तो हमारे लिए धर्म तो सिर्फ इंसानियत ही है। किसी विक्टिम के फेस पे थोड़ी ना लिखा हो उसका धर्म क्या है। हमें तो जैसे ये इशू चल रहा था कि वहाँ पे आप मुस्लिम की हेल्प करने गए, वहाँ पे हिंदू कैंप में बैठे हैं, लेकिन हम इशू क्यों बनाए कि वहाँ पे ये लोग हैं, ये क्रिश्चियन है, या ऐसे हैं या ऐसे हैं। सभी लोग हैं वहाँ पे, अपनी जान बचा के जो भाग के आ रहा है तो उसको खाने की जरूरत है तो खाना दे रहे हैं। जो कम्युनल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कम्युनल यूनिवर्सिटी चलाती है, उसमें ये खूब चलता है। अर्जुन देव जी को लेकर और गुरु तेग बहादुर जी को लेकर खूब चलता है। हमने भी कभी ये नजरिए से इस चीज को नहीं देखा कि उसमें ये बात है। अमरप्रीत की तबीयत वहाँ खराब हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मतलब हम सुबह 3:30-4 बजे रोज बात करते थे कि अब नेक्स्ट क्या है, तो उसी टाइम पे ये ट्रोल्स शुरू हो चुके थे। तो फिर हमने यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली से कोऑर्डिनेशन सारी हो रही थी, तो हमने फिर प्लान बनाया कि हम अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे अलग अलग जगह पे, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मतलब दिल्ली या जी। तो जब हमने कैंप्स लगाने शुरू करे तो हम इस तरीके से सोच के गए थे कि हर बंदा जो है वो हमें पकड़ लेगा कि आप क्या कर रहे हो। बहुत मिले, मतलब जो मिले वो इतने कड़वे मिले कि दुख हुआ। बट मैक्सिमम लोगों ने, मतलब एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक हिंदू जेंटलमैन मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। उन्होंने बोला मेरे को बस 2 मिनट ना गले लगाने दो। तो गले लगा के उन्हें जब छोड़ा, कहते हैं बस कुछ अंश आपका मिल जाए मेरे को तो मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। मतलब इतना इमोशनल वो था, लोगों का इतना प्यार मिला, वो कड़वाहट उसके अंदर ही गुम गई। मतलब जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी लोगों से ही मिली। सर, यही लोग जो आके मिलते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ मीडिया पे बैठे हैं सामने आके, नहीं तो हम आपको रेफ्यूजीज कैंप में ही मिलेंगे। हमने नहीं कभी सोचा कि हम यहाँ पे प्रेस नोट निकालें और बताएं कि ये कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ हमारा सोशल मीडिया का पेज है, खालसा एड इंटरनेशनल का, वहीं पे सब कुछ अपडेट करते हैं। किसी को मालूम ही नहीं, सहारनपुर में दंगे हुए, 50 दुकानें, 52 शॉप्स हमने वहां पे बना के दी। हमने नहीं देखा किसका क्या धर्म है। वहां पे हिंदू भी थे, सिख भी थे, सभी थे। जिनकी दुकानें वो राइट्स में जली थी, सारी दुकानें रेनोवेट करके दी।
कि खालसा एड की तरफ से हम और ये जितने हिंदू मुस्लिम नाम पे राजनीति करते हैं, मतलब वो तो आपका विषय नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि भगवान जाने कोई पूछे कि उन्होंने कितनी दुकानें बनवा कर दी हैं, है ना। यही टीवी पे बैठ के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में businessman- पूरा जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं ये, इस तरह के नफरत को फैला फैला के चारों तरफ। बिजनेसमैन अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे सहारनपुर के अंदर, उनको लग रहा था कि सब खत्म हो गया। और जब हम पहुंचे थे तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे वो ढूंढ रहे थे कि कोई कंधा मिल जाए जो सहारा दे सके। सर जैसे किसी कोई बिजनेसमैन है, किसी की 2 करोड़ की दुकान है, किसी की 5 करोड़ का बिजनेस है, वो रात रात में जल गया, वो तो हम भी ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट इनकी हेल्प कैसे करें। मैं हेल्प करने के लिए वहाँ पे निकला, 3 दिन हम असेसमेंट करते रहे कि इनको दें क्या। इनको गिल्टी फील होती है कि यार कोई 5 करोड़ का मालिक हो तो उसको पूछूं कि आपको क्या हेल्प चाहिए। लेकिन हमने फिर प्रैक्टिकली सोचा कि इनको अभी हौसले की जरूरत है। हौसला देते देते उनको साथ में लगाया। हमारी 15 लोगों की टीम साथ में लगी, सभी की दुकानें जो जली थी वहां पे उसको सफाई की। सफाई करने के बाद उनको बोला कि आप भी साथ में लगो, जो पहली दीवार पेंट करेंगे हम सब मिलके करेंगे। क्या बात है। तो सभी ने मिलके पेंट की। आप वीडियो जरूर देखिए, यूट्यूब पे है सहारनपुर राइट्स की, खालसा एड की। तो आपने वो सबने मिल के वो दीवार, हाँ, पहली दीवार सभी दुकानें की सभी ने मिलके की, हमारे वॉलंटियर्स और दुकानदार ने। चाहे वो हिंदू दुकानदार, मुस्लिम दुकानदार, सब हमारे थे। में हिंदू सिख कुछ नहीं सर है। कोई नहीं है। अगर आप ऐसी रेशो पूछते हो तो वहां पे 70% हिंदुओं की दुकानें चली थी। सर हमें बड़ा क्लियर समझाया गया है कोई मैसेज, धर्म नहीं देखा। मानस नहीं, ये की जात पूछना है सब क्योंकि ये जहर दिन रात मैं देख रहा हूँ टीवी के जरिए, तो मुझे सचमुच मुझे नहीं पूछना चाहिए, सर, हमारी लेकिन लाइन इस सूचना का बड़ा महत्व है ये है ना, ये कि देखो, सर, ये है, सर। वन खालसा। recognize the whole human Recognize the race as whole one. As one. मानस की जात सबे एको पहचान वो। मतलब ये जो मनुष्य की जात है ये अपने आप में एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाद में है। अगर इंसानियत हार गई तो ये धर्म। आपने सबने मिलके इस दुकान को, पहली दुकान को पेंट किया, हाँ जी, हाँ जी, और सभी को। उनका उत्साह खूब बढ़ गया होगा, फिर तो हिम्मत आ गई। ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली उनको इतनी मोटिवेशन मिली। तो उनके इंटरव्यू आप सुनेंगे ना, हाँ। तो लास्ट एक जेंटलमैन ने इंटरव्यू दिया, कहते खालसा एड की टीम ने हमारी दुकानें नहीं पेंट की, उन्होंने हमारे दिल को पेंट किया। ये उनकी बाइट हमारी, और उनकी कड़वाहट भी चली गई होगी ऑब्वियसली। पूरा, हाँ? कहते सर कोई आता था यहाँ पे पूछने की आपका नुकसान कितना है, पहले असेसमेंट करता था, बाद में 10,000 का चेक बांट गया सभी को, किसी को 50,000 रुपये मिल गया। हम क्या करें 50,000 रुपये का, लेकिन जो आपने काम किया दुकानें पेंट करके, उसको रेनोवेट करके, उनको पंखे लाइटें सब कुछ लगवा के, ग्लो साइन लगा के, उसको बाद उनको डिलीवर की। ये चर्चा चल रही है कि मानवतावादी मदद को हम किस नजर से देखें, धर्म की नजर से देखें, राजनीति की नजर से देखें, या फिर वो लोग जो कर रहे हैं उनकी नजर से देखें, वो करते हुए क्या महसूस करते हैं। हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर लौट कर आएंगे, ये चर्चा चलती रहेगी। थोड़ा और बताइए कि जो आप यहाँ दिल्ली में अवेयरनेस लगा रहे थे, ये भी हमें पता नहीं है, और अच्छे काम का तो पता नहीं होता ना, कि अब आप देखिए सहारनपुर वाली ये बात कि किस तरह से सबने मिल के पेंट किया, क्या खूबसूरत नज़ारा रहा। अब तो लग रहा है कि मैं उसमें क्यों नहीं था पेंट करने में आपके साथ, मतलब जब सारे लोग पेंट कर रहे थे। सर ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस है। जम्मू कश्मीर में जब फ्लड्स आए ना, हाँ। तो हमारे पास लोग आए कि यहाँ पे 15-15 फुट पानी भरा हुआ है, लेकिन हम आपके पास आए हैं एक आस लेके, क्योंकि आप बहुत मदद कर रहे हो, यहाँ पे खाना दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, कि मेरे घर वालों की डेड बॉडीज वहां पे फंसी हुई हैं, क्या पानी के नीचे हैं, आप निकला सकोगे। हमने कहा हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन इतना जिगरा जरूर है कि हम कोशिश जरूर करेंगे। मैंने उन लेडी को बोला कि हम कोशिश जरूर करेंगे। मैं वहां से निकला, एक एक्स आर्मी में निकला, कहता आप बहुत काम कर रहे हो, आपको जरूरत पड़े ना मुझे फोन करना। मैं कहा जरूरत अभी है तेरी, वहां पे लाशें पड़ी हैं, हमने निकालनी है, कैसे निकालनी है ये तू बता, हम तेरे साथ हैं। कहता आपको तो राफ्ट चाहिए होगी। मैं कितने की आएगी? कहता 2 लाख की। मैंने कहा सुबह आ जाएगी। उसने दिल्ली ऑर्डर किया, सुबह पहली फ्लाइट पे राफ्ट आई, हमने वो डेड बॉडीज निकाली। वो भी फुटेज मैं अभी सर को दिखा रहा था। और जब डेड बॉडीज निकल रही थी तो क्या हालात थे, मतलब एक आदमी ने अपने बच्चे को यहाँ पे बांधा हुआ है, तो वॉलंटियर ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम मीडिया को वहाँ पे प्रेस रिलीज करें, यहाँ पे आके सभी प्रेस क्लब में आके इंटरव्यू दें, क्योंकि हमारी टीम ग्राउंड पे, हम सभी प्रोफेशनल बंदे, कम लोग हैं, ज्यादा काम करना है। हमारे पास पेड वर्कर्स नहीं है कि हम उनको पैसे देते हैं, ये बैठे हैं कि आप पैसे लो हमारे साथ वॉलंटियर करने चलो, नहीं।
सभी अपना टाइम निकाल के, सभी अपने प्रोफेशन से छुट्टियां लेके, पायलट्स, इंजीनियर्स, सभी तरह के लोग हैं हमारे पास, वो टाइम निकाल के छुट्टियां लेके काम करने आते हैं। अभी एक भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से अपनी जॉब से छुट्टी लेके बांग्लादेश बैठे हैं हमारे साथ, टीम के साथ, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, 2 वीक की छुट्टी लेके काम कर। ऐसे ही सारी चेन है हमारी, वॉलंटियर्स टाइम निकालते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ आपने अवेयरनेस कैंप लगाया था? थोड़ा और मुझे जानना है कि कर क्या रहे थे आप लोग? पब्लिक में लोग आ जा रहा था, उनको बता रहे थे कि आप लोग ये काम कर रहे हैं? जी सर, हमने वहाँ पे हमने गुरुद्वारा बंगला साहब के बाहर कैंप लगाया, रजौरी में लगाया, गुड़गांव में लगाया। मतलब जहाँ हमको थोड़ी सी भी लगा कि यार नहीं, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है, हम वहाँ पे गए। लेकिन लोग कह रहे थे टीवी के चक्कर में कि आप उनकी क्यों मदद कर रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज ये माहौल हो गया है कि लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतना ज़्यादा भरोसा करने लग गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने व्हाट्सएप दिखाया मुझे, व्हाट्सएप के अंदर पतीले पड़े हुए लोग खाना बना रहे, तो कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, आप सपोलों को बचा रहे हैं, ये देखिए इंसानी मांस बना रहे हैं ये रोहिंग्या के मुसलमान। तो मैं अब ऐसे बंदों को हम छोड़ भी नहीं सकते, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जहर निकलेगा नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा। उनको मैंने बिठाया, 15 मिनट बिठा के उनको सब कुछ समझाया। समझाने के बाद वो बंदा 10 रुपये हमारे गुल्लक में डाल के गया। क्या बात! तो सर वो जो हमारे लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं है, पैसा तो देखो, नजरिया भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है सर, अवेयरनेस जरूरी है। अगर नजरिया नहीं बदलेगा ना, तो आज हम अगर मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए काम कर रहे हो, कल ऐसे ही लोग कहने वाले आ जाएंगे कि आप हिंदुओं के लिए क्यों काम कर रहे हो, 84 में इन्होंने आपको मारा था। तो ये रुक नहीं सकता, ये रीजन नहीं हो सकता। इतिहास है, ये आपको प्रभावित नहीं करती हैं? नहीं सर, नहीं करती। नहीं सर, हमें देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरा अपना अनुभव रहा है सिख समुदाय के लोगों के साथ कि इतना कुछ झेला आप लोगों ने, सचमुच 47 में झेला आप लोगों ने, भावनात्मक रूप से सारा संपत्ति घर सब बिछड़ा, फिर भी 84 में झेला आपने, सब झेला, फिर भी आप लोग उस तरह से वो जहर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये हिंदी पट्टी में और चारों तरफ फैलती है, ये मुसलमान ऐसे होते हैं और हिंदू ऐसे होते हैं, लेके जो पूरा जहरीला वातावरण फैलता है, आप लोगों के भीतर वो गुस्सा नहीं रहता कि हमें बदला लेना है? सर बड़ा क्लियर बात बताया तो आपके भीतर वो डर भी नहीं रहता है कि कोई दूसरा समुदाय आकर आपके ऊपर चढ़ जाएगा या आबादी खा जाएगी आपको? ये सब आपके भीतर क्यों नहीं होता है? सर रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें सभी धर्मों के जो लोग थे, बैकग्राउंड्स के लोग थे, उनकी बाणी लिखी हुई है। उनसे हमें पढ़ के मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमारे गुरु ही नहीं फर्क समझा तो हम कौन सी चीज हैं, हम कौन लोग हैं कि हम फर्क समझना इन शुरू। सब घटनाओं का क्यों नहीं असर? क्योंकि क्यों नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि वो तलखी भरी होती है, जैसे देखते हैं कि व्हाट्सएप में कि चल रहा है कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया, और एक जहर फैल रहा है, तो उससे ज्यादा तो आप लोगों ने जान गंवाई है और भुगता है दोनों कम्युनिटी से। अगर 84 के हिसाब से देखें तो मारने वाले कौन थे, है ना? और अगर 47 में देखें तो आप लोगों ने एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के भी शिकार हुए। दोनों कम्युनिटी से आपका इतिहास, मतलब नरसंहार को झेला आप लोगों ने, फिर भी वो बिटरनेस तलखी क्यों नहीं कि बदला लेना है, पीढ़ियों को बताना है, बच्चा बड़ा हो व्हाट्सएप ठेल के बताना कि तुम्हें ऐसा करना है, आप लोग क्यों नहीं करते? मेरे खुद की फैमिली 47 में दादी लोग वहां से आए पाकिस्तान से, 84 में हम हरियाणा से उजड़ के पंजाब में आए, हमारी फैमिली का भी बैकग्राउंड है। हमारे घर वालों ने भी बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी दुकानें लुट गई, सब कुछ हो गया। तो वो जो लोग थे वो सभी कम्युनिटी में है, चाहे वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम ने हमारे साथ किया, जो हिंदूज ने हमारे साथ किया, किसी भी कम्युनिटी ने अगर हमारे साथ कुछ किया, वो कुछ लोग थे, वो ग्रुप था कुछ जिन्होंने गलत काम किया। हमारी कम्युनिटी में भी अभी हमको, सिख कम्युनिटी में कई लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो हेल्प, हमको गालियां निकाल रहे हैं कि आप सिख होके दूसरे की मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ धर्म को भेष बनाया और एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना नहीं सीखा कि हमारे गुरुओं ने किसी के लिए जान दिया और हम सिर्फ रोटी नहीं खिला सकते। क्या वो लोग हैं। मनप्रीत जी, आपका इस पे टेक जानना चाहता हूँ, फिर मैं ब्रेक लूंगा। सर मैं वो जानना चाहूँ बिटरनेस क्यों नहीं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब जो दिल की बात है। सिख मरे,
सिखों की हिस्ट्री है शहादतें देने की, बट जिस दिन सिक्खी मर गई ना, उस दिन ये धर्म खत्म है। तो ये सिक्खी नहीं मरनी चाहिए, सिख चाहे मर जाए, सिक्खी नहीं मरनी चाहिए। सिक्खी नहीं मरनी जो क्वालिटीज है ना जो आज जो उनकी जो एजुकेशन है जो हमारे गुरुओं की, जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन सिख धर्म नहीं रहेगा। तो वो सिक्खी नहीं मरनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें करेंगे। पूछता कि आप इराक सीरिया बॉर्डर पे ब्रेड बांट रहे हो, वहां पे तो बॉम्ब चल रहे हैं। हाँ, और ISIS आतंकवादी दिन भर हम लोग चलाते रहते हैं। कई बार जो हमारे फाउंडर हैं खालसा एड के रवि सिंह, वो वहां पे जाते हैं, कई बार लाइव करते हैं, वो बताते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद बॉर्डर है, वहां पे शेलिंग हो रही है। हम यहाँ पे बांग्लादेश गए, हम कई फ्रेंड सर्कल लेके, आप क्यों जा रहे हो वहां पे? लेकिन जो बात मनप्रीत जी ने बोली कि चाहे सिख मर जाए, सिक्खी नहीं मरनी चाहिए। अगर एक मिसाल जब सीरिया गए तो जान भी खतरे में है ना। नहीं तो बोल रहे हैं, लेकिन जो मिसाल कायम हुई ना कि सिख का जो फर्ज था असल में, ये नहीं कि 4 बाउंड्रीज की तरफ आप सिर्फ वहां पे लंगर छका रहे हो, नहीं, ये पूरे ग्लोब में लंगर चलना चाहिए। ये जो गोलियां कहीं से भी चल रही हो, लंगर चलेगा। लंगर चलेगा, क्या बात है, भूखे को रोटी मिलेगी। क्या बात आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो हेड हैं रवि सिंह जी, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पे जान का खतरा है। उन्होंने आज से तकरीबन 1 महीने पहले अपने फेसबुक पेज पे ये डाला कि अगर कल भगवान ना करे मैं किसी मिशन के ऊपर मर जाता हूं तो ये किसी धर्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। उन्होंने डाला ये कि अगर उनकी मौत हो जाए, किसी कम्युनिटी में काम करते हुए मर जाए, तो धर्म के ऊपर नहीं डालना आपने। आप लोग क्यों नहीं मोर्चा संभालते हैं? अब मुझे लगता है कि अपना खालसा एड को यहाँ पर आकर राजनीति में जो इस तरह के जहर फैल गया है, आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। सर, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, राजनीति में नहीं आना, मतलब समाज में आकर थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। सर, हम ये चीज कहना चाहते हैं, हमारे पहले सिखिज्म में कास्ट डिस्टिंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब हमारे में ये चीजें लिखी नहीं हुई है। 30 स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जिसमें रविदास थे, कबीर थे, जट भी थे, कुछ और भी थे, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं था। अमृत मंथन है, मतलब एक तरह से। तो यही हमारा तो मेन मोटो यही है। गुरबानी आपकी, मतलब उससे बेहतरीन धार्मिक साहित्य क्या हो सकती है? लेकिन ये है ना, पढ़ते सब हैं। हाँ, उसको प्रैक्टिक कोई नहीं करता। प्रैक्टिकलिटी में कोई सभी धर्म यही सिखाते हैं ना कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। कौन सा धर्म बताता है कि तू मुझको मार तो मेरा मांस खा, या मुझे जिंदा जला दे? कोई धर्म नहीं सिखाता। लेकिन हमारा धर्म भी नहीं सिखाता। लेकिन हमारा धर्म यह सिखाता है कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, सिर पे छत चाहिए, जहां पे भी जरूरत है। कास्ट नहीं देखना, सब कमाल के लोग हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया और काफी सकारात्मक कर दिया आप लोगों ने। कुछ दिन पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब जी में गया था कि किस तरह से वहां की लंगर से हमारे लोकतंत्र के तमाम संघर्षों को मदद मिलती है, सब्सिडी मिलती है। पर ये जबरदस्त उदाहरण आप लोगों ने दिया कि रवि सिंह का, जो इसके संस्थापक हैं, कि वो अगर मर भी जाएं किसी कम्युनिटी के हाथों मदद करते हुए, तो उस कम्युनिटी पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। सभी ये इतनी समझदारी आ जाए तो हिंदू मुस्लिम टॉपिक छोड़ के हम थोड़ा अस्पताल और शिक्षा पर भी बहस कर लें टीवी में। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आपकी ये लाइन याद रहेगी कि एक सिख भले मर जाए पर सिक्खी नहीं मरनी चाहिए। जिंदाबाद रहिए और अच्छा काम करते रहिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। खालसा एड के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जितना वक्त मिला, जितनी बात हुई, वो सब आपके। बाकी आप इनके वेबसाइट पर जाइए, इनसे जुड़िए और इन्हें गले लगाइए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।